अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन सर्वी मौजूद वक्त में खुश आमदीद। जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में इमरान दारों के सीने पर मूंग दलने का न सिर्फ फैसला कर लिया है बल्कि इस फैसले का ऐलान करके बहुत सारे लोगों को जनाब मिर्चों वाली धुनी भी दे दी है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आइनदारों का न सिर्फ तसल्लुत होने वाला है बल्कि आइनदारों का ये तसल्लुत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुश्तीबानों के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक डिक्लेरेशन जारी किया गया है, एक ऐलान जारी किया गया है और इस ऐलान में इस बात का ऐलान किया गया है जनाब के सुप्रीम कोर्ट की जो है जुडिशियल कमीशन, उसका इजलास होगा 20 जुलाई को और इस इजलास के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 4 इडहाक जजेस की तकर्री की जाएगी और ये 4 इडहाक जज जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ खड़े होकर आइनदारी का ऐसा परचम बुलंद करेंगे जनाब कि उसके बाद तो लोगों के कानों में से धुएं निकलने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किए जाने वाले एलामिये के मुताबिक जनाब ये जो जुडिशियल कमीशन है इस के अंदर जो 4 नाम पेश किए गए हैं और इन 4 नामों में जनाब जस्टिस जो हैं वो क्या नाम है इनका, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, जस्टिस जनाब मकबूल बाकर साहब, जस्टिस मुशीर आलम साहब और जस्टिस जो है वो मोहम्मद खान मियाँ खेल, इनके नाम जो है वो दिए गए हैं और इन चारों नामों की जो मंजूरी है वो जुडिशियल कमीशन देगा और जुडिशियल कमीशन के अंदर भी इस बात के काफ़ी इम्कानात पाए जाते हैं कि ये जो 4 जजेस की तकर्री है ये 6-3 की अक्सरियत से इसको मंजूर कर लिया जाएगा, क्योंकि ये जो जुडिशियल कमीशन है इसकी फॉर्मेशन भी इसी बात की तरफ इशारा कर रही है कि जनाब यहाँ पर किसी तरह की कोई और सिचुएशन डेवलप नहीं हो सकती। इस कमेटी में इसको हेड करते हैं जुडिशियल कमीशन को जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। इस कमेटी के अंदर 2 सीनियर मोस्ट जज, 3 सीनियर मोस्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो शामिल हैं, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस याया अफरीदी साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब और उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव साइड से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मिस्टर मंसूर उस्मान अवान साहब, फेडरल लॉ मिनिस्टर जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब, रिटायर्ड जज जनाब जस्टिस मंजूर मलिक साहब और उनके साथ साथ जनाब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मिस्टर अख्तर हुसैन साहब। ये इन अफराद पर मुश्तमिल है ये कमीशन और इस कमीशन के बाद जो है वो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है ये ना सिर्फ मुकम्मल हो जाएगा बल्कि ये जो मुख्तलिफ जो पेशरफ्तें हो रही हैं सियासी मैदान में और एग्जीक्यूटिव के मैदान में वो भी पाए तकमील तक पहुंच जाएंगी। कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बात तो अब किसी से ढकी छुपी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने जो मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया था वो अपने अंदर ही ना सिर्फ बहुत सारे तजादात का हामिल है बल्कि इस फैसले ने पाकिस्तान की खुद लीगल फ्रेटर्निटी को भी हैरान करके रख दिया है कि इसके ज़रिए, इस फैसले के ज़रिए जो मिसाल कायम की गई है उस मिसाल पर अगर अमल दरामद शुरू कर दिया जाए आर्टिकल 184 के तहत या आर्टिकल 187 के तहत, तो फिर इस निज़ाम का चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट जस्टिस की आड़ के अंदर मनपसंद लोगों को नवाजने के अमल का आगाज हो जाएगा और इसके जरिए जो ये फैसला है ये इसी बात की तरफ इशारा देता है कि मुद्दई कौन था और फैसला किसके हक में दिया गया। मुद्दई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और फैसला आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में और इस फैसले ने जो हुकूमती हल्के हैं और इस्टेब्लिशमेंट है उसको चौंका के रख दिया और फिर उसके बाद अगले सिलसिले का आगाज हुआ जिसके अंदर हुकूमत की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने जा रही है और उसके साथ साथ ये जो एक नजर सानी की दरखास्त है मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब आप पूछेंगे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो दरखास्त दायर की गई है इसको तो सुनना उसी बेंच ने है जिसने पहले फैसला दिया होगा, तो इसके अंदर भी कुछ और चीजें भी हैं। एक नजर सानी की दरखास्त है, यानी जो फैसला आपने दिया है उसके ऊपर नजर सानी की जाए, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक और पिटीशन दायर करने जा रहा है और वो इस फैसले के खिलाफ अपील करने जा रहा है। अब नजर सानी के लिए तो वही 13 रुकनी बेंच बैठेगा और वो बेंच इसके ऊपर जो है वो समाअत करके बताएगा कि जनाब इस फैसले के अंदर जो तासुब का एलिमेंट है वो क्या है और उस फैसले की मजीद तशरीह कैसे हो सकती है। जबकि अपील का
स्पेक्ट्रम ना सिर्फ बहुत ज्यादा वसी होता है बल्कि अपील 13 रुकनी बेंच से ज्यादा अराकीन जो है वो सुन पाएंगे। अब ये जो 13 रुकनी बेंच है जिस वक्त बना था तो उस वक्त 2 जज साहिबान इसके अंदर शामिल नहीं हुए थे। जनाब जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा आर्ज़ा कल्ब की वजह से इस 13 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं बनी थी, अदरवाइज वो 14 रुकनी बेंच होता। और जनाब जस्टिस अकील अब्बासी की तकर्री इसी समात के दौरान हुई थी और शहजाद मलिक साहब की तकर्री भी इसी समात के दौरान हुई थी। लिहाजा ये जो 3 जो हैं जज साहिबान वो इस मुकदमे के अंदर नए हैं और अगर अपील के फोरम पे ये इस मामले को लेकर जाया जाता है तो फिर ये मजीद 3 जज भी इसके अंदर शामिल होंगे और ये जो 4 एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट की जा रही है 20 जुलाई को, ये भी इसके अंदर शामिल होंगे। ना सिर्फ ये बल्कि ये नुक्ता और ज्यादा अहमियत का हामिल है कि ये जो 4 जज साहिबान को एडहॉक जज के तौर पर तैनात किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो इन जज साहिबान की जो तकर्री की मुद्दत है वो 3 साल है। 3 साल के लिए इन जज साहिबान को तैनात किया जा रहा है और इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 182 वो ना सिर्फ इस सारी सिचुएशन की वजाहत करता है और इस आर्टिकल का अक्स भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस आर्टिकल में ये बात कही गई है, इफ एट एनी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल फॉर वांट ऑफ कोरम ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट to hold or continue any sittings of the court or for any other reason it is necessary to increase temporarily the number of judges of the Supreme Court, the Chief Justice of Pakistan may in writing A, with the approval of the President, request any person who has held the office of a judge of that court and since whose ceasing to hold that office 3 years have not elapsed or B, with the approval of the President and with the consent of the Chief Justice of a High Court, require a judge of that court qualified for appointment as a judge of the Supreme Court to attend sittings of the Supreme Court as an ad hoc judge for such period as may be necessary, and while so attending an ad hoc judge shall have the same powers एंड जुरिस्डिक्शन एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी ये आर्टिकल बता रहा है कि ये चीफ जस्टिस को इस बात का इख्तियार देता है कि वो किसी भी सूरत हाल के अंदर एडहॉक जजेस को अपॉइंट कर सकता है, लेकिन इसके लिए इजाजत लेनी है एक सदर पाकिस्तान से और दूसरा जिस जज को एडहॉक जज के तौर पर तैनात किया जा रहा है वो इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बतौर जज फराइज अंजाम दे चुका होगा और उसकी रिटायरमेंट को 3 साल से ज्यादा अरसा नहीं गुजरा होगा, उसको एडहॉक जज अपॉइंट किया जा सकता है और इस जज को वो तमाम इख्तियारात हासिल होंगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रेगुलर जज को हासिल होते हैं। यानी ये इस बात की तरफ इशारा है कि 3 साल के लिए ये 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ रहे हैं और ये इस बात का भी इशारा है कि काजी साहब नहीं जा रहे। ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में सामने आ रही है क्योंकि अगर काजी साहब जा रहे हों तो काजी साहब जो हैं वो आइनदारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए और उनको 3 साल के लिए बिठाएं। इसका मतलब ये है कि वो जो आइनी तरमीम का जिक्र हम बहुत ज़्यादा सुन रहे थे वो आइनी तरमीम इस वक्त न सिर्फ आएगी बल्कि उस आईनी तरमीम को मंजूर भी किया जाएगा और उस आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के टेन्योर में 3 साल का इजाफा होगा और वो इन 3 बरसों के अंदर इदारे के अंदर से जनाब ईमानदारों का ना सिर्फ सफाया होगा बल्कि ऐसा सफाया होगा, ऐसा झाड़ू फिरेगा जनाब कि लोगों की चीखें निकल आएंगी। ये है वो सूरत हाल जो अब होने जा रही है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी का मामला है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर फॉरेन फंडिंग का इशू है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अदालती सहूलतकारी का मामला है या उस 5 रुकनी बेंच का फैसला जो 9 अप्रैल को जारी किया गया था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को गैर मौसर करने के लिए आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वोक करने का और उसके नतीजे में जनाब असम्बली की तहलील का और उस असम्बली की तहलील में जनाब सदर आरिफ अलवी साहब का 30 सेकंड के अंदर अंदर नोटिफिकेशन जारी करना, ये सब कुछ अब इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आना है। वो तमाम लोग जिनको माजी के अंदर हम ख्याल बेंचों का बड़ा होता था ना कि यही 5 जज बैठते हैं हर एक जगह पर, वो जो और काजी साहब के आने के बाद
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से ये हम ख्याली का खात्मा हुआ था, ये हम ख्याली मुझे लग ऐसे रहा है कि ये ना सिर्फ अब दोबारा जिंदा होने जा रही है, बल्कि इस हम ख्याली से अब उसी तरह इलाज किया जाएगा जैसे माजी में प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करते वक्त हम ख्याली के जरिए उनके पॉलिटिकल अपोनेंट यानी मुस्लिम लीग नून का इलाज किया गया था। बिल्कुल वही फार्मूले के तहत, बिल्कुल वैसे ही मुआलिजीन के जरिए, वैसे ही इमराज का इलाज अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने जा रहा है। और ये मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा पैगाम है जो बहुत सारे लोगों को अब इसकी समझ आ जानी चाहिए, और इस बात की भी समझ आ जानी चाहिए कि जनाब ये जो एडहॉक जज मुंतखब होने जा रहे हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ताकत का टिल्ट जो है वो तब्दील हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये मानना है, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ चुका है और उसके तहत जो है वो 3 रुकनी एक कमेटी है जिसके अंदर तीनों टॉप मोस्ट जजेस जो हैं वो शामिल होंगे, तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि वो अपनी मर्जी की बेंच साजी कर सकें। लेकिन वो दोस्त तो भूल गए हैं कि ये जो 3 रुकनी कमेटी है, ये कमेटी फॉर्म सिर्फ 184(3) यानी पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस को फिक्स करने के लिए बनाई गई है। उसके अलावा इस कमेटी के दायरा कार के अंदर दीगर मुकदमात नहीं आते। वो तमाम मुकदमात आएंगे जो 184(3) के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किए जाएंगे। और वैसे भी बात बड़ी सीधी है जनाब, जब लड़ाई करनी है, देखिए अब ये सियासत का मामला तो नहीं रह गया ना, ये तो अब आ गई है लड़ाई, और ये लड़ाई अब हर एक फोरम पे लड़ी जाएगी। पार्लियामेंट के फोरम पे भी लड़ी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी, हाई कोर्ट के अंदर भी और सड़कों के ऊपर भी, चूंकि ये लड़ाई है। अब इस लड़ाई के अंदर वो कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये इस वक्त वॉर लाइक सिचुएशन है। तो वो तमाम लोग जिन्होंने यानी मुकन्नना ने, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने माजी के अंदर अगर ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जरिए जजेस को दिया कि जनाब आप मिल बैठ के ये जो बेंचेस बनाएं ताकि फेवरेटिज्म का खात्मा हो सके, तो क्या इस लड़ाई को हतमी स्टेजेस तक पहुंचाने के लिए वही पार्लियामेंट इसी सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर तरमीम करते हुए ये जो जजेस की कमेटी है इसको डिसॉल्व नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने आपसे कहा कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, हुकूमत ने इस हवाले से और दीगर लोगों ने अब इस हवाले से ये चीज़ को तय कर लिया कि पैन हूं डंडी पट्टी है काम। अब जिसका डंड पट होगा, जिसके डोले शोले तगड़े होंगे, जिसमें हाथ में ताकत होगी, वही कुसुन मारेगा और अगले का मुंह जाएगा। ये बात तय है। अब इसका मतलब यह है कि हथौड़ा ग्रुप और डंडा ग्रुप ये ना सिर्फ आमने सामने हैं, बल्कि हथौड़ा किसके सर पे पड़ेगा और डंडा कहां कहां पर कौन कौन से गुल खिलाएगा, ये अब कुछ ज्यादा देर की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद और खास तौर पर शायराए दस्तूर, ये एक नई महाजराई की बुनियाद बनने जा रही है। और इस महाजराई के अंदर आइंदार और इमरानदार दोनों एक दूसरे के खिलाफ सफारा होंगे, और इस जंग में कोई असूल, कोई ज़ाब्ता मलहूज़ खातर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि लोगों का यह मानना है कि जनाब जब हमारा मुखालिफ कोई असूल और ज़ाब्ता, किसी इखलाकी मेयार का पाबंद नहीं है, तो फिर जनाब हम भी अब इखलाकी मेयार के पाबंद नहीं है। लिहाजा ईमानदारों को खबर हो कि 4 आइनदार जज 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ईमानदारों को खबर हो कि जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा अगले 3 साल तक मजीद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। और उसके साथ साथ ईमानदारों को खबर हो कि अब उनका नाटका बंद करने के लिए तमाम कुव्वतें मैदान में आ गई हैं। और अब वो कहते हैं ना नट के वखा, तो पाइन हूं जरा नट के वखा और ताड़े नठिया नहीं दे जाना। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।